everyone, this is me Jyoti Soni and welcome back. इस बार जो हमारा चैप्टर है वो पिछला वाला ही है जो कि पिछले बार अधूरा रह गया था। तो चलो कुछ अधूरी चीज़ों को पूरा करते हैं। मतलब हमने सोशल एंड रिलीजियस अवेकिंग इन इंडिया में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके थे? तो इसमें हमने वुमेन पोजीशन इन इंडिया देख चुके थे। वुमेन्स के साथ में जितने भी इविल जो भी अनजस्टिस चीज़ें हो रही थी वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हुई थी, लाइक सती प्रथा, ठीक है, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथ में हमने वुमेन एजुकेशन भी देखा था, ठीक है। फिर हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी कि हम नेक्स्ट पार्ट में से कंप्लीट करेंगे, और वो ये था कि हमें जितने भी रिफॉर्मर्स थे उनके बारे में डिटेल में स्टडी करनी थी, है ना। तो बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और हमें स्टार्ट करना है कि हमें हमारे यहाँ के जितने भी रिफॉर्मर्स थे उनके बारे में पढ़ना शुरू करना है। तो भाई हम कहाँ थे? ओके, तो हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं कि जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे और उन्होंने जो भी सोशल चेंजेस किए हैं उन्हें थोड़ा नज़दीक से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं ज्योतिराव फुले से। अब भाई ज्योतिराव फुले जो है, अच्छा एक सेकेंड, अभी हम जब पहले चैप्टर पढ़ रहे थे तो उस दौरान भी हमने बहुत सारे लोगों को पढ़ा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को हमने इस सेंस में पढ़ा है कि उन्होंने इस चीज़ को लेके क्या क्या किया। लाइक हमने राजा राम मोहन राय को पढ़ा था, तो हमने इसलिए पढ़ा था कि उन्होंने किस तरीके से सती प्रथा को बैन कराया था। विलियम बेटिक को हमने उसमें पढ़ा हुआ था। फिर हमने उसके बाद में दादा भाई नौरोजी पढ़ा था और भी बहुत सारे लोगों को पढ़ा। तो हमने उनके काम के अकॉर्डिंग उसमें पढ़ा। अब हम उनको थोड़ा सा सेपरेटली पढ़ने वाले हैं, है ना। और हालांकि इतनी सी चीज़ों में इस एक स्लाइड में ये पूरे कंप्लीटली इनके बारे में हम नहीं जान सकते, है ना। तो कुछ चीज़ें, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी भी है कि थोड़ा यहाँ से जानेंगे, थोड़ा हम बाहर से भी कलेक्ट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। ज्योतिराव फुले। अब ज्योतिराव फुले जो है भैया, ये महाराष्ट्र में जन्म लेते हैं 1827 में पूना में, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा जो है थॉमस पेन। अब थॉमस पेन कौन होते हैं? ये एक इंग्लिश अमेरिकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, ये यूं कह ले एक राजनेता है, अमेरिकन जो है एक राजनेता है। तो इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अब क्योंकि ये खुद भी एक राजनेता है तो ऑब्वियस सी बातें हैं दूसरे से इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है। तो ये इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, इनके आइडियाज से इन्फ्लुएंस होते हैं, क्लियर। और सबसे ज्यादा इनको तब दिक्कत होती है, मतलब जो कास्ट सिस्टम होता है ना, जो हमारी सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम फैला हुआ है, जो हम उनके साथ में इनइक्वालिटीज करते हैं, उनको इक्वालिटी का दर्जा भी नहीं दिया जाता। मतलब जो भी हमारी हरकतें होती है, एक्टिविटी होती है, वो उनके खिलाफ होती है। देखो, इंसान में दो तरीके से चेंजेस होते हैं। फर्स्ट चेंज वो ये होता है कि उसके साथ में भी वो घटना घटी है, ठीक है। जो जो भी चीजें गलत हो रही है वो उसके साथ, तो वो इससे एक इन्फ्लुएंस्ड होता है कि अच्छा ये दिक्कत मेरे साथ हुई है, मैं इसको फेस कर रहा हूँ, तो आने वाले दिनों में दूसरे लोग इसे फेस नहीं करें, ठीक है। और दूसरे वो होते हैं जो सिर्फ देख करके, ठीक है, बाय वॉच देख करके ही वो समझते हैं कि भैया इनके साथ बहुत गलत हो रहा है। मतलब ये किसी बड़ी कास्ट में है लेकिन वो छोटी कास्ट वालों को इतने इनइक्वालिटी के साथ देखते हैं, तो उन्हें उस चीज का दर्द होता है और वो फिर भी सोचते हैं कि हम इन चीजों को हटाएं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि राजा राम मोहन राय, उनको तो सती प्रथा के ऊपर नहीं बैठा के जलाया जा रहा था, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो जो भावना थी दूसरों के लिए कुछ करने की, उनका जो दुख दर्द था वो समझ रहे थे। तो कुछ लोग ऐसे थे जो समझ के अच्छा काम कर रहे थे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ बुरा हुआ है तो वो नहीं चाहते कि किसी और के साथ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों ही ग्रुप के मेंबर्स को पढ़ेंगे। तो ज्योतिराव फुले जो है वो हमारे फर्स्ट ग्रुप के मेंबर है। जब ये इनके साथ एक इंसिडेंट होता है, और वो इंसिडेंस ये था कि अपने फ्रेंड की मैरिज में ये जा रहे थे, तो और वो था ब्राह्मण फैमिली का। तो ब्राह्मण फैमिली में जब ये जाते हैं, और ये जो है ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। अब लोअर कास्ट की वैल्यू उस वक्त बिल्कुल भी नहीं थी, और स्पेशली जब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के सामने तो इनको और भी ज्यादा जो है ठुकरा दिया जाता था। तो उनके साथ में उस वक्त जो बेइज्जती फील होती है, तो वहां से जो इंसल्ट हुई है इनकी, तो वहां से इनके काम शुरू होते हैं कि नहीं भाई बहुत इंसल्ट हो गई है, बहुत बुरा लग रहा है। जबकि उनका बेटा मेरा फ्रेंड है, उसके बाद में मेरे साथ इतनी गंदी हरकत की, मतलब इतना इंसल्ट करवाया गया है। तो इनके इसमें वो चीजें बाकी देख, कास्ट सिस्टम को देख, इक्वालिटीज हो रही है वहां पे फैली हुई है समाज में, तो उन चीजों को देख के बुरा लग रहा है, लेकिन खुद के साथ भी हो रहा है तो और ज्यादा बुरा लग रहा है। बस इसी मतलब
समाज सुधार के रास्ते में चलते गए और 1873 में ये सत्यशोधक समाज की स्थापना कर देते हैं ना, ही फाउंडेड सत्यशोधक समाज। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो हमारी समाज में जो ये कंडीशन हुई है, जो लोगों को ठुकराया जा रहा है, तो इस कंडीशन को इम्प्रूव करना है, इसको ठीक करना है ना, ऑप्रेस्ड पीपल समाज। ओके ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दी समाज वाज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल। ही डाइड इन 1890 और 1890 में इनकी डेथ हो जाती है। इन्होंने अपने पूरे करियर में इन्हीं लोगों के लिए काम करते रहे, ठीक है। मतलब हर एक चीज, कुछ लोग अपना जीवन ही दान कर देते हैं। जीवन दान करने का मतलब ये कि आप किसी एक अच्छी चीज के लिए अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं, अपने आप में मतलब पूरा उसमें खो जाते हैं कि हम इस चेंज को करके रहेंगे। दूसरी बात कि मैम अब यहाँ पर आपने फोटोज क्यों नहीं लगाई है, तो हाँ, कई कई फोटोज जो है वो मिस हो चुकी है, बट हम इसको गूगल कर सकते हैं, हमारी टेक्स्ट बुक में ये फोटोज देख सकते हैं, और स्पेशली देखनी ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक पिक्चर नहीं लगा है तो हम इन्हें नहीं जानेंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमने यहाँ इनके बारे में पढ़ा है तो हम इनके बारे में अलग से और भी चीजें जाने, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ उनके जो मेन काम है ना उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, एकदम बेसिक में। लेकिन इनके बारे में जब हम और पढ़ने जाएंगे तो हमें बहुत सारी डिटेल में बहुत सारी चीजें मिलेगी, क्योंकि जो काम कर लिया है तो इस दौरान उन्होंने बहुत सारी चीजों को फेस किया होगा, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। इसके पहली स्लाइड में हम लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं कि रिफॉर्मर्स ने जितने भी काम किए हैं वो इतने इजीली नहीं हुए हैं भाई, इन्हें करने के लिए भी बहुत एक संघर्ष से गुजरना पड़ा था, ठीक है। चलो, हमारे नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद जी। तो भाई यूथ आइकॉन है, सभी लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी को, जितने स्टूडेंट है इवन वो लोग तो ऑब्वियसली जानते हैं, क्योंकि हम इनकी टेक्निक्स को भी फॉलो करते हैं, कैसे हमें कंसंट्रेट करना है अपनी स्टडीज पे, कैसे फोकस्ड होना है ना, तो इन सारी चीजों को। तो ये भी चीज, ये जो है ये भी एक बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, तो इन्होंने मतलब ये तो सबसे पहले तो ये राधा जो रामकृष्ण परमहंस है ये इनके शिष्य होते हैं, ठीक है। अब रामकृष्ण परमहंस जो है इनके शिष्य है, तो इनने इनके नाम पर रामकृष्ण मिशन जो है वो भी इन्हीं के नाम के ऊपर बनाया था, और इसका काम था मतलब जो रामकृष्ण मिशन है वो इसलिए बनाया गया था ताकि जितने भी सोशल वर्क्स है, सोशल सर्विसेज है, वो सारे इस ऑर्गेनाइजेशन की थ्रू चलते रहे। क्लियर, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन ही यही था कि जितने भी सोशल सर्विसेज होने हैं, जितने भी सोशल एक्शंस, ठीक है, सोशल एक्शन जो कि सोशल सर्विस के लिए जो भी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी हम करते हैं वो सारे एक्शंस। क्लियर, तो इन्होंने वो बनाया था और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके लिए काम भी कर रहा था। और ये इन्होंने किसको डेडिकेट किया था, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को, और इससे ये बहुत ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस भी थे, ठीक है, क्योंकि भाई गुरु को जब आप फॉलो करें तो ऑब्वियसली बात है कि आप उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी होते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन था इसका सिंपल सा एक बेस्ट मोटिव ये भी था कि ये सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते थे, मतलब जितनी भी हमारी सोसाइटी ऐसे फैल चुकी है ना, जो इतनी सारी अनटचेबिलिटी, अनइक्वालिटी, ये सारी चीजें हो रही है, तो वो इन्हें जो क्या है रिकंस्ट्रक्ट भी करना चाहते थे। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो छूट चुकी है कि स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नेम जो है वो नरेंद्र नाथ दत्त था। तो अब इनका नाम स्वामी विवेकानंद कैसे पड़ा है, तो इसका रीजन आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं पता कर पा रहे हैं, तो प्लीज बताना, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसका आंसर जरूर देने वाली हूँ। अब इनकी एक शिष्य होती है सिस्टर निवेदिता, ठीक है, मतलब सब जानते हैं रामकृष्ण परम जो विवेकानंद है, तो इनकी भी एक शिष्य होती है ठीक है, और ये भी सेम वैसे ही काम करती है जैसे स्वामी विवेकानंद करते हैं, तो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी किसी के भी रिटर्न गेन के, ये भी उसी रास्ते पे चलती है जिसपे स्वामी विवेकानंद ऑलरेडी चल रहे थे। अब हमारे पास में जो दूसरे हैं वो है कंदुकुरी वीर सालिंगम, ठीक है। आई थिंक मैं ट्राई कर रही थी कि मैं इसको इसी तमिलियन लैंग्वेज में बोल पाऊँ, बट आई कांट। तो भाई ये जो कंदुकुरी वीर सालिंगम, आई थिंक इस टाइम मैंने सही बोला है, 1874 में इनका जन्म जो है वो एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली में होता है, मतलब जो एकदम रूढ़ीवादी एकदम कट्टर फैमिली जो होती है, इसी फैमिली में जन्म होता है। और ये वही फैमिलीज है जो दूसरे रिचुअल्स को किसी भी हाल में मानने वाले होते हैं। तो भाई अब ये यहीं पे जन्म ले लिए हैं, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इनके लिए टफ हो जाता है कि जिस
आइडियोलॉजी को, जिस मेंटेलिटी को मेरी फैमिली फॉलो कर रही है, तो मुझे उसके अगेंस्ट जाना है। तो जाहिर सी बात है, अब हम यहाँ देख ही सकते हैं कि ये कितने ज्यादा मतलब यहाँ पर इनको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। तो भाई ये जो है राजा राममोहन राय, ये इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इनकी जो टीचिंग मतलब आइडियाज टीचिंग से, इन सब से वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। और 1876 में ये एक मैगजीन निकालते हैं जिसका नाम था विवेक वर्धिनी। ठीक है, मतलब तेलुगु में एक मैगजीन थी विवेक वर्धिनी, ये बनाते हैं। और ये जो पत्रिका थी, ये जो मैगजीन है, इसमें टोटली सोशल रिफॉर्म्स के बारे में ही दिया हुआ था कि कैसे हम सोसाइटी को रिफॉर्म कर सकते हैं, यूनाइटेड कर सकते हैं, मतलब टोटली इसी बारे में था। और इसी के साथ में वो एक राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन भी बनाते हैं इन 78 में। और ये भी जितने भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए ही काम करती है। मतलब इन्होंने भी पूरी लाइफ टाइम जितने भी मतलब वीकर सेक्शन थे, क्योंकि ये तो एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से थे, लेकिन जितने वीकर सेक्शन है उनके लिए इन्होंने हमेशा काम किया। इनके लिए एक मैगजीन बनाई जिसमें सोशल रिफॉर्म के बारे में ही डेडिकेटेड थी, वो पूरी डिवोटेड थी। फिर उसके बाद में इन्होंने एक एसोसिएशन भी बनाया जो कि वीकर सेक्शन के लिए ही काम कर रही थी। और इन्हें मतलब जो ये जो है मतलब कंदुकुरी जो है, इन्हें उस वक्त ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तेलंगाना में पुनर्जागरण लाने का काम किया। ठीक है, मतलब उस टाइम तक यहाँ पर इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, तो ये वो व्यक्ति पहले बनते हैं इन तमिल रीजन में। तो इनकी भी पिक्चर आप गूगल करके देखने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे ईवी रामास्वामी नेकर। अब जो रामास्वामी है, इन्हें मतलब सब लोग बहुत अच्छे एज अ वेल नोन रिफॉर्मर और पॉलिटिकल रीडर के नाम से, मतलब उस टाइम के ये पॉलिटिकल रीडर भी थे। और उस टाइम में इन्हें सब लोग बहुत अच्छे से एज अ रिफॉर्मर भी जाना करते थे। ठीक है, ये सबसे ज्यादा मतलब ही वॉज पॉपुलरली नोन एज पेरियार, और पेरियार का मतलब होता है मीन्स लॉफ्टी वन, मतलब जो सबसे ऊंचा हो। तो भाई इनको उनके रीजन में ना पेरियार के नाम से जाना जाता था कि भाई आप सबसे ऊंचे हैं। 1897 में इनका जन्म जो है वो तमिल रीजन में हुआ था और नायकर कास्ट में हुआ था। अब नायकर कास्ट में हुआ था, ये भी हो गया। फिर उसके बाद में ये जो है मतलब सोशल इक्वालिटी के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। इनकी जो फिलॉसफी थी वो सिंपल थी कि हमको सोशल वर्क करना है और जस्टिस भी दिलाना है लोगों को। ठीक है, क्योंकि उस वक्त जस्टिस की भी, क्योंकि जो अनटचेबल लोग थे और जो वीकर सेक्शन था, तो उनको जस्टिस मिलना पॉसिबल ही नहीं था। तो इनकी फिलॉसफी एकदम क्लियर थी। फिर बहुत सारे नेशनल लीडर्स थे, और जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, राजा गोपालचारी हो गए, विनोबा भावे हो गए। तो इन सारे लीडर से भी ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि कोई भी काम करता है तो किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस होके ही करता है। ये शुरू में एक इंसान करता है, वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है कि देखो मैंने ऐसा काम किया है और मैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाऊं। ऐसे भी होते हैं ना, तो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर के करते रहते थे। तो उस टाइम के ये सारे जो लोग थे, तो इनसे ये भी इन्फ्लुएंस्ड हुआ करते थे। सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल जो है वो सोशल वर्क में गुजार दिए। ठीक है, जो लोअर कास्ट के पीपल है, उन लोगों को रिफॉर्म करने में इन्होंने, उनकी लाइफ सुधारने में अपनी पूरी जीवन यात्रा इसमें जो है वो समाप्त कर दी है ना। ये बाद में जो है जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास जो है उसके मेंबर बनते हैं। और कुछ टाइम बाद में ऐसा होता है कि ये जो जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास है, इसका नाम बदल के द्रविडर कंजकम जो है वो रख दिया जाता है, कंजहम, ओके वटएवर, ये रख दिया जाता है, जिसका मतलब होता है तमिल की पार्टी। ठीक है, 1973 में जब इनकी डेथ हो जाती है, तो भाई मतलब सभी लोग तो दुखी होंगे ही होंगे, ऑब्वियस सी बातें हैं। हाँ, ये ही पास्ड अवे इन 1973, बट इन्होंने जो तमिल रीजन में जितने भी काम किए हैं वो अनफॉरगेटेबल है, जो लोग आज भी यहाँ पर इन्हें याद करते हैं। ठीक है, हम जितने इजीली इन सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, तो सोचो कि जब उस वक्त ये सारी चीजें हुई थी, लोगों के साथ ये सारी बुरी हरकतें हो रही थी, और तब कोई इंसान ऐसे आ जाता है, तो कसम से वो भगवान का अवतार होता है उनके लिए। ठीक है, जब कोई देखो मतलब कहीं ऐसा हो रहा है कि आपके साथ में कोई बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है, उतने में आपको कोई बचाने के लिए आ जाता है, तो वो आपके लिए भगवान ही होगा, क्योंकि वो वहां से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो आपको सेव कर रहा है। ठीक है, आपको एक सिक्योरिटी दे रहा है। तो ऐसे ही उस टाइम में भी था। और उस टाइम में तो जब इतनी ज्यादा ये चीजें हुआ करती थी, मतलब हर एक सोसाइटी में, मतलब जब हम किसी पुरानी मूवीज में देखते हैं, किसी सीरियल में, मारवाड़ी डेज देखना, मतलब कंफर्म है आपको उस वक्त की जो कंडीशन है, ऐसा लगेगा कि हम वहां पे खुद जी रहे हैं, इतनी गंदी चीजें होती है। और आज भी हमारे इंडिया में कई ऐसे विलेजेस है, रूरल एरिया है, जहाँ पर ये सारी एक्टिविटी आज भी प्रैक्टिस में है, हो रही है।
क्लियर। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब बारी आती है हमारे श्री नारायण गुरु की। अब नारायण गुरु जो है ये एक एझावा फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। अब एझावा फैमिली जो है ये खुद ही एक ऐसी फैमिली है जिसका लोग जो है बहिष्कार करते हैं, ठीक है। मतलब इन्हें खुद को ही बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। और एझावा फैमिली को उस टाइम में मंदिर में एंट्री करने से बैन लगा रखा था कि मतलब आप मंदिर में एंट्री नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा तभी दुख होता है ना जब आप ही को कोई मना कर दे, ठीक है। तो हम आप अपने आप के लिए जस्टिस के लिए पहले लड़ते हैं और साथ ही साथ फिर हम सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए भी लड़े, ठीक है। तो उस वक्त से इन्होंने क्या किया, मतलब क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए। मतलब उस टाइम ये होता था कि जो भी लोअर कास्ट है उन सबको मंदिर में एंट्री नहीं दी जाती थी। श्री नारायण गुरु was born in 1856 in Ejava family. He was great social reformer and saint of this time. At that time, the people of his caste were not allowed to enter the temple. He was determined to eradicate the social evil and disabilities imposed on lower caste. अंडर हिज गाइडेंस उन्होंने अपने गाइडेंस में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था SNDPY, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, ठीक है। इन्होंने इसको शुरू किया था 1903 में और इसका मेन उद्देश्य था कि जितने भी लोग हैं जिनको मतलब एंट्री करने से रोक दिया गया है तो वहां पर इन्हें मंदिर में इनको एंट्री दी जाएंगी, ठीक है। मतलब ये केरला के रीजन के थे, तो यहाँ से मतलब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जो लोग हैं वो मंदिर में जा सकते हैं। और वहां पर ये भी बोलते हैं कि हमें लड़ना है, हमें अपने लिए आवाज उठानी है, तो सबसे पहले हमें एक साथ में आना होगा, ठीक है। जितने भी लोग हैं, है ना, पीपल शुड यूनाइट एंड कम टुगेदर, ठीक है। वो उनको सबको साथ में आना पड़ेगा। वन कास्ट वन गुरु, और एक ही मतलब हमारी जो कास्ट है उसका एक गुरु रखा जाएगा और उसके अंडर में हम सब जो है फिर हमारे हमारे जो राइट्स है उसके लिए हम लड़ने वाले हैं ना। ही फाउट ऑल हिज लाइफ टू गेट टेम्पल एंट्री राइट फॉर द अनटचेबल्स। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो अनटचेबल्स को मंदिर में एंट्री देने के लिए लड़ ली। और उनका सिंपल सा मोटिव था कि अगर हमें लड़ना है तो पहले तो हमारी पूरी कास्ट को एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर के हमें किसी एक इंसान के गाइडेंस में काम करना पड़ेगा, ठीक है। वन गुरु वन कास्ट वन सेक्शन, क्लियर। यही चीजें थी। तो भाई देख सकते हो कि पिछले लोगों ने आपके लिए कितना कुछ किया हुआ है, मतलब किया ही है। नेक्स्ट बारी आती है महात्मा गांधी जी की। तो मैंने इस सेक्शन को खाली इसलिए छोड़ा है क्योंकि महात्मा गांधी जी के बारे में मतलब जितना भी हम बातें करें वो कम है। यस, बहुत कम है। और हम बहुत सारी चीजें जानते भी हैं, तो इनको बहुत डिटेल से समझना है, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो हम इनके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर के आ सकते हैं जिसमें हम सारी चीजें इनके बारे में, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक दो एरिया में काम नहीं किया है, इन्होंने बहुत सारे एरियाज में काम किया है। और दूसरी बात कि इसके ऊपर इनके ऊपर आपको खुद को होमवर्क करना है, क्लियर। तो इनको यहाँ पर छोड़ के हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, छोड़ के जा रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से छोड़ दिया है। आपको इस पे अपने लेवल पे स्टडी करनी है। अगर आपसे नहीं हो रही है तो आप प्लीज कमेंट में बताएं, हम इन्हें वापस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आपके कमेंट्स के लिए ऑलवेज वेलकम। कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। कहीं पे किसी भी टाइप की कोई दिक्कत हो, अगर आपको कोई पैरा समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे कोई डाउट हो रहा है, कुछ भी हो, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं भीमराव अंबेडकर की। भाई भीमराव अंबेडकर भी जो है सेम, मैं वही कहूंगी कि गांधी जी वाली पर्सनालिटी। हम इनके बारे में एक स्लाइड में बातें डन नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है वो देने का काम भी इन्होंने किया है। तो जितनी बातें पढ़ेंगे वो कम है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में जानने के लिए, ठीक है। ये भी एक महार कास्ट से बिलोंग करते थे। इनका जन्म 1891 में हुआ था। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे MP में हुए थे, ठीक है। महू, जो महू गांव है MP का, तो ये वहां पर होते हैं, महार कास्ट से होते हैं। और इसके बाद में इनके साथ बहुत मतलब इनको खुद को डील करना होता है। सबसे पहली बात तो इनके साथ ये थी कि इन्होंने सबसे ज्यादा जो लोगों का ठुकरायापन था वो सारी चीजें जो है इन्होंने खुद डील किया है ना। सो ही हैड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल्स। तो उन्होंने सबसे पहले खुद डील किया है। फिर उसके बाद में इन्होंने 1927 से क्वेश्चन स्टार्ट करने शुरू कर दिए कि भाई मंदिर में एंट्री क्यों नहीं मिल रही है। ये आंदोलन उन्होंने शुरू किया, ठीक है। मतलब जितने भी अनजस्ट प्रिंसिपल्स थे लोअर कास्ट के साथ में, तो इन्होंने उन मुद्दों को उठाना शुरू किया। तो शुरुआत यहीं से हो रही थी कि भाई मंदिरों में प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा, हम भी उतने ही इक्वली है। और ये
इंसान वो थे जिन्होंने, इनका क्लियरली एक स्टेटमेंट है, आप जाकर के इसको किसी यूट्यूब पे, किसी गूगल पे कर सकते हो, इन्होंने खुद ने कहा था कि मैंने हर एक पार्ट की स्टडी की है, हर एक सब्जेक्ट को मैंने पढ़ा है, और वो स्टडी मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं की है। जो चीजें मैंने देखी है वो दूसरों के साथ नहीं होते देख सकते, ठीक है। अगर चाहते तो इन्होंने अपने आप को तो जस्टिस दिला दिया था, बात वहीं खत्म हो जाती। ये गवर्नमेंट सर्वेंट भी थे, वहीं बात खत्म हो सकती थी, पर इन्होंने वहीं पे मतलब उस चैप्टर को एंड ना करके हमारे लिए भी बहुत सारे रास्ते जो है वो खोल रखे हुए हैं। 1930 के ऊपर बात करें तो इन्होंने मतलब नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे। फिर इन्होंने साथ ही साथ जो है मतलब जितने भी अनटचेबल दलित लोग हैं इनके लिए इन्होंने एक सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की डिमांड की कि भाई हमारे लिए एक अलग से इलेक्शन कमीशन हो, मतलब जिसमें हम निर्वाचन इलेक्शन दे सके, तो हमें एक सेपरेटली चाहिए, क्योंकि लोग हमें बहुत ठुकराते उसमें जाने नहीं देते, और इस चक्कर में हमारे पास जो राइट टू वोट है वो है ही नहीं। क्लियर। तो ये चीजें होती थी, तो उन्होंने कहा कि चलो सेपरेट ही दे दो अभी तो फिलहाल। ही वॉज ऑल्सो द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स भी थे, और वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी बने थे जब हमारा देश जो है वो इंडिपेंडेंट हो चुका था। और सबसे बड़ी बात की संविधान लिखने में इनकी सबसे बड़ी जो है भूमिका रही है। क्लियर। सिर्फ इतनी बातें इनके लिए खत्म नहीं होती है, ये भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, तो इनके बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जाननी है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम ज़रूर वो एक और सेपरेट वीडियो लेकर के आने वाले हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे रखे हैं जो इनके बिहाफ पे थे। ठीक है, मतलब इन्हीं के, सिर्फ इन्होंने अपना मतलब नहीं देखा कि चलो मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का मौका मिला है तो मैं सिर्फ अपनी अपनी बातें रखूं। इन्होंने हर एक सेक्शन के लिए इक्वालिटी की बात की थी। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट सिस्टम के लिए कुछ प्रोविजन है, जैसे आर्टिकल 15 जो है वो ये कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी इंसान के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, स्पेशली वो उसके कास्ट के ऊपर हो, उसके क्रीड के ऊपर हो, उसका सेक्स रिलीजन जो है उसके बिहाफ पे हम किसी के साथ में भी कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। क्लियर। एक और आर्टिकल आता है आर्टिकल 17 जो कि होता है अनटचेबिलिटी के ऊपर, कि आप किसी के साथ में अनटचेबल बिहेवियर नहीं कर सकते हैं, उसको इस बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ किया है तो आपको पनिश किया जाएगा। तो ये हमारे प्रोविजंस होते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो भाई यहाँ तक के, ठीक है, इस प्रोविजन तक के, इस कॉन्स्टिट्यूशन में इन लोगों को लाने तक की भी जो भूमिका थी वो बहुत बड़ी थी। जितने भी रिफॉर्मर्स पढ़े हैं हमने, उनका स्ट्रगल था। ठीक है, अगर उनका स्ट्रगल नहीं होता, वो चीजें क्लियर नहीं करते जाते, लोगों के हक की बात नहीं रखते, तो आई डोंट थिंक कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें ये राइट मिल पाता, है ना। सो इस चैप्टर के लिए यहाँ पे इतना ही, यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो आई होप, यही उम्मीद के साथ में, कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक अगर आपको लग रहा है छूट गया है, जो समझ में नहीं आया है, हालांकि मैंने सारे टॉपिक उसमें कवर किए हैं विद बेस्ट नोट। क्लियर। अगर कोई भी डाउट है तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सारे डाउट्स ज़रूर क्लियर कराए जाएंगे। ओके, एंड वन मोर थिंग, केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी के ऊपर बात हुई है कि केस स्टडी हमने कवर नहीं किया है, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो केस स्टडी है उसके लिए मैं सेपरेटली छोटे छोटे वीडियोस लेकर के आने वाली हूँ, ताकि हम उसमें उसको अच्छे से डिटेली समझ लें। क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हालांकि ये बात सही है कि जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड केस स्टडी को हम वहीं पे क्लियर कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है, तो इसीलिए उस चीज़ को वहीं पे स्किप कर दिया गया है। वेरी सून हम उस चीज़ को भी, उस जो पार्ट है, जो हमारे चैप्टर का पार्ट है, उसको भी डन कर लेंगे।